नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही ख़ास और दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे। शिवानी जी यानी गौरा पंत की लिखी हुई कहानी यात्रा। जी बिल्कुल, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। और हमारे पास इस कहानी का विश्लेषण करता हुआ एक लेख भी है। तो कोशिश रहेगी कि कहानी और उस लेख के जो मुख्य बिंदु हैं उनको साथ लेकर चलें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। वो विश्लेषण भी काफी गहराई से कहानी की परतों को खोलता है। सही। तो ये कहानी है कुमाऊं की सुंदर वादियों में बसी हुई एक महिला सुमन, उसके जीवन का सफर। इसमें प्रेम है, अपनी पहचान की तलाश है और समाज के जो बंधन होते हैं उनसे जूझने का संघर्ष भी है। और ये शीर्षक यात्रा, ये सिर्फ बाहर घूमने फिरने वाली यात्रा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मन की यात्रा है, खुद को खोजने की। विश्लेषण भी यही कहता है कि शिवानी जी ने यात्रा को एक कई स्तरों वाले प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं सुमन की ये यात्रा हमें क्या बताती है। कहानी शुरू होती है कुमाऊं के एक छोटे से शांत से गांव में। वो माहौल महसूस किया जा सकता है, पहाड़, सादगी, मेहनत। जी बिल्कुल, प्रकृति का एक अहम रोल है वहाँ। और यही है हमारी नायिका सुमन। नाम भी कितना प्यारा है, फूलों जैसा, कोमल सा। परिवार देखें तो साधारण मध्यम वर्गीय। पिता स्कूल टीचर हैं, माँ घर संभालती हैं, शायद थोड़ी खेतीबाड़ी भी। हाँ, एक आम पहाड़ी परिवार का चित्र। और सुमन खुद पढ़ने में होशियार है, लेकिन उसके सपने सिर्फ अपनी नौकरी या शादी तक सीमित नहीं है। वो कुछ करना चाहती है, गांव की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। शायद एक स्कूल खोलना या कुछ ऐसा। आंखों में एक सपना है। और स्वभाव शांत है पर अंदर एक मजबूती है ना? हाँ, वही शांत मगर दृढ़, जो आगे चलकर बहुत काम आती है। और यहीं पर वो विश्लेषण वाली बात आती है। लेख कहता है कि कुमाऊं का ये माहौल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये सुमन के चरित्र को गढ़ता है। उसकी सादगी, उसके सपने, ये सब उस परिवेश से जुड़े हैं। अच्छा, परिवेश सिर्फ सजावट नहीं, किरदार का हिस्सा है। बिल्कुल। यही सादगी और जड़ें ही बाद में उसकी ताकत बनती हैं जब मुश्किलें आती हैं। ये दिलचस्प नुक्ता है। तो इस शांत सी लड़की के मन में बदलाव की एक इच्छा है, और फिर उसकी जिंदगी में आता है विवेक। हाँ, विवेक। गांव का ही लड़का है, पर शहर में पढ़ता है, काम करता है। थोड़ा अलग है गांव के माहौल से। बुद्धिमान है, संवेदनशील है। और वो सुमन की सादगी, उसकी आंखों में जो सपने हैं, उनसे प्रभावित होता है। जी। उनकी मुलाकातें शुरू होती हैं, कभी मंदिर के पास, कभी नदी किनारे। बहुत स्वाभाविक सा लगता है सब। हाँ, वो छोटी जगह की मासूमियत दिखती है उसमें। बातें होती हैं, सपने साझा होते हैं, और धीरे धीरे एक गहरा सादा सा प्यार पनपता है। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई। बिल्कुल, एक दूसरे के सपनों को सहारा देने वाला प्यार। सुमन को भी लगता है शायद विवेक के साथ वो अपने सपने पूरे कर पाएगी। पर कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है ना? सही। यही समाज आ जाता है बीच में। हाँ, सामाजिक यथार्थ। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रहती। बिल्कुल। यहाँ वो तनाव शुरू होता है, व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक ढांचा। विवेक का परिवार सुमन के परिवार से थोड़ा आर्थिक रूप से बेहतर है। और उनकी नजर में ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। हाँ, और गांव में तो फिर बातें बनती हैं, कानाफूसी शुरू हो जाती है। जाहिर है, सुमन के माँ बाप भी चिंता में पड़ जाते हैं। समाज में इज्जत का सवाल। वो विश्लेषण वाला लेख भी इसी बात पर जोर देता है कि छोटे समुदायों में, खासकर महिलाओं के लिए, अपने मन का करना कितना मुश्किल होता है। जी, प्रेम को अक्सर सामाजिक मान्यताओं की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। और ये कसौटी सुमन के लिए तो बहुत भारी पड़ती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। विवेक को शहर में अच्छी नौकरी मिल जाती है। वो सुमन से वादा करके जाता है कि जल्दी लौटेगा, उसे ले जाएगा। सुमन इंतजार करती है, उम्मीद के साथ। पर वो इंतजार लंबा हो जाता है। हाँ, वक्त गुजरता है, विवेक की चिट्ठियां कम होती हैं, फिर बंद, और फिर गांव में खबर उड़ती है कि विवेक ने शहर में किसी अमीर लड़की से शादी कर ली है। जी। सुमन के लिए ये सिर्फ एक वादा टूटना नहीं था, ये शायद उस पूरे सपने का टूटना था जो उसने साथ देखा था। दिल टूट जाता है उसका, उम्मीदें बिखर जाती हैं। ऐसा लगता है कि यात्रा थम गई। लेकिन यही, जैसा कि आपने कहा था और विश्लेषण भी कहता है, सुमन का असली चरित्र सामने आता है। हाँ, वो टूटती जरूर है पर हार नहीं मानती। वो तय करती है कि ठीक है, प्रेम ने रास्ता बदल लिया, पर मेरी जिंदगी की यात्रा रुकेगी नहीं। उसका सपना सिर्फ विवेक से नहीं जोड़ा था, वो गांव के लिए कुछ करना चाहती थी। वो इच्छा अभी भी है। ये उसकी अंदरूनी ताकत का पहला बड़ा सबूत है। बिल्कुल। पर समाज उसे इतनी आसानी से अपनी राह चुनने नहीं देता। अब उस पर शादी का दबाव,
हाँ, परिवार की इज्जत की हुई। और उसकी शादी गांव के ही एक अधेड़ विधुर व्यापारी से तय कर दी जाती है। सुमन को मानना पड़ता है। उसकी जिंदगी जैसे और सिमट जाती है। हाँ, पति का स्वभाव भी रूखा है। वो सुमन को बस घर चलाने वाली एक जरूरत समझता है। उसके सपनों की, उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं। जैसे उसके पंख काट दिए गए हों। सही कहा। लेकिन वो पूरी तरह भुजती नहीं है। यही उसकी खासियत है। बाहरी तौर पर वो एक पारंपरिक पत्नी है, बहू है, पर अंदर अंदर वो चिंगारी जल रही है। वो चुपके कुछ करती है ना? हाँ, बिल्कुल। बिना किसी को ज्यादा बताए गांव के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू कर दिए। और औरतों को भी? हाँ, औरतों को सुई धागे का काम, कढ़ाई वगैरह सिखाने की कोशिश करती है ताकि वो भी कुछ कमा सकें। ये एक तरह का, क्या कहेंगे, मौन विद्रोह। बिल्कुल सही शब्द है, मौन विद्रोह। विश्लेषण भी यही कहता है कि सुमन की ताकत चीखने में नहीं, बल्कि चुपचाप अपना रास्ता बनाने में है। हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य को जिंदा रखना। बाहरी तौर पर दबी हुई पर अंदर से आजाद। ये दिखाता है कि आत्मसम्मान और उद्देश्य वो शायद बाहरी हालात से ज्यादा भीतरी मजबूती पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, असल आजादी शायद यही है। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी शायद उम्मीद नहीं थी। कई साल बाद विवेक लौट आता है। हाँ, अचानक। पर ये वो पहले वाला विवेक नहीं है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। शहर की जिंदगी, शायद वो टूटी सगाई, उसने उसे बदल दिया है। वो थका हुआ, कुछ टूटा हुआ सा लगता है। जी। वो सुमन से मिलता है, माफी मांगता है। कहता है कि उसने गलती की, उसे सुमन की कीमत समझ नहीं आई थी। और अब वो उसके बिना नहीं रह सकता, उसे अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हाँ, अब कंट्रोल सुमन के हाथ में है। वो सुमन अब वो नहीं रही जिसे विवेक छोड़ गया था। उसने इन सालों में खुद को बनाया है, अपनी पहचान गढ़ी है। उसने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उसने अपनी यात्रा जारी रखी। बिल्कुल। वो बहुत शांति से, बिना किसी कड़वाहट के विवेक से कहती है, विवेक, तुमने मुझे छोड़ा, ये सच है, पर मैंने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी। मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने खुद को खोजा है। क्या बात है। ये शायद कहानी का सबसे शक्तिशाली पल है। वो उसे माफ कर देती है क्योंकि अब उसमें गुस्सा या दुख नहीं, एक समझ है। पर वो उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। हाँ, वो कहती है कि उसकी जिम्मेदारियां अब यहाँ हैं, उसका रास्ता अब ये है। विश्लेषण इसे सुमन की आत्मखोज की चूड़ांत जीत मानता है। बिल्कुल। उसने न सिर्फ खुद को पाया है, बल्कि अपनी खुशी की परिभाषा भी खुद तय की है, जो अब किसी पुरुष या रिश्ते पर निर्भर नहीं। ये एक बहुत बड़ा बयान है आत्मनिर्भरता का। जी। इसके बाद सुमन पूरी तरह अपने काम में लग जाती है। गांव वालों की मदद से एक छोटा सा स्कूल खोल लेती है, बच्चों को पढ़ाती है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी जारी रखती है। सिलाई, कढ़ाई, छोटे मोटे काम जो भी हो सके। और इसी दौरान राहुल से मिलती है। हाँ, राहुल गांव का एक सीधा साधा मेहनती लड़का और बहुत संवेदनशील। वो सुमन के काम की, उसकी हिम्मत की इज्जत करता है। जी। वो सुमन को शादी के लिए पूछता भी है, पर सुमन अब उस दायरे से बाहर निकल चुकी है। हाँ, उसका ध्यान अपने काम पर है, अपने मिशन पर। वो राहुल को एक अच्छा दोस्त, एक सहयोगी मानती है। और राहुल भी इसे स्वीकार करता है, बिना किसी शर्त के उसका साथ देता है। ये भी एक अहम बात है। राहुल का चरित्र विवेक से कितना अलग है। सही कहा। विश्लेषण भी शायद यही देखता है। विवेक का प्यार शर्तों वाला था, सामाजिक दबाव थे। राहुल का समर्थन निस्वार्थ है। वो सुमन को बदलने की कोशिश नहीं करता, जैसी वो है उसे वैसे ही अपनाता है। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ पारंपरिक प्रेम का नहीं, आपसी सम्मान और साझा मकसद का भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कहानी के अंत तक हम देखते हैं कि सुमन का स्कूल गांव में एक बदलाव ला रहा है। कई औरतें उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। सुमन ने सिर्फ अपना रास्ता नहीं बनाया, दूसरों के लिए भी रास्ते खोले हैं। जी। विवेक भी गांव में ही है, स्कूल में मदद करता है। उनके बीच कड़वाहट नहीं, एक सम्मान है, पर बस एक सहयोगी के तौर पर। सुमन की जिंदगी में शायद वो पारंपरिक रोमांटिक प्यार नहीं है। नहीं, पर उसे अपने काम में, बच्चों की आंखों में, उन महिलाओं के आत्मविश्वास में एक गहरा सुकून मिलता है, एक सार्थकता का एहसास। हाँ। कहानी का अंत भी बहुत मार्मिक है, जब सुमन नदी किनारे बच्चों और औरतों के साथ बैठी है और वो कहती है, हाँ, वो डूबते सूरज को देखकर कहती है, जिंदगी एक यात्रा है, चाहे कितने ही तूफान आए, कितनी ही मुश्किलें आए, अपनी मंजिल को, अपने रास्ते को मत भूलना। ये जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें, जैसा विश्लेषण भी कहता है, यात्रा सिर्फ एक सफर या प्रेम कहानी भर नहीं है। नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, खुद को पहचानने की, अपने अंदर की ताकत को खोजने की।
और सामाजिक दबावों के बावजूद अपने जीवन का अर्थ खुद तय करने की कहानी। चियानी जी में सुमन के जरिए दिखाया है कि औरतें दर्द और निराशा से गुजरकर भी कैसे अपनी एक नई मंजिल बना सकती हैं। ये प्रेम से आगे बढ़कर आत्मसम्मान, हिम्मत और क्या कहें, स्त्री शक्ति की कहानी है। बिल्कुल, एक असाधारण गाथा। तो हमने देखा कि शिवानी जी की यात्रा कैसे एक साधारण से दिखने वाली महिला की असाधारण भीतरी ताकत को सामने लाती है, उसके सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत और समाज के बनाए रास्तों से हटकर अपनी राह बनाने का जज्बा। और कुमाऊं की वो पृष्ठभूमि, वो वाकई कहानी की आत्मा का हिस्सा है। वो सुमन के चरित्र को और गहरा बनाती है। हाँ, और सबसे जरूरी बात जो ये कहानी और इसका विश्लेषण हमें याद दिलाते हैं वो ये है कि यात्रा का असली मतलब सिर्फ बाहरी मंजिलें पाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की यात्रा करना है, खुद को समझना है और अपनी शर्तों पर जीना सीखना है। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ जरूर, कि सुमन की ये कहानी जो दशकों पहले लिखी गई, आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। आज भी जब महिलाएं अक्सर अपने सपनों और सामाजिक उम्मीदों के बीच फंसी महसूस करती हैं, क्या सुमन का सफर कोई राह दिखाता है? सोचने वाली बात है। क्या उसकी कहानी में आज भी कोई गूंज सुनाई देती है? बिल्कुल। उम्मीद है शिवानी जी की इस कहानी, यात्रा और इससे जुड़े विश्लेषण पर हमारी ये बातचीत आप सबको पसंद आई होगी और इसने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। शिवानी जी की और भी कई बेहतरीन रचनाएं हैं, उन्हें भी पढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।